हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के लिए आज आषाढ़ का एक दिन अंक 2 का विशेष सारांश प्रस्तुत करेगा। अंक 2 आषाढ़ का एक दिन एक प्रकार से देखें, इसमें बहुत कुछ सामाजिक और आर्थिक तस्वीरों को केंद्रित किया गया है। अंक 2 का शुभारंभ यहीं से होता है। अंबिका की तबीयत अब ठीक नहीं है और वह बहुत दिनों से यही चाह रही, उसकी मन की कल्पना यही थी कि कम से कम उसकी प्यारी बेटी मल्लिका की शादी हो जाए। लेकिन मल्लिका किसी भी कीमत पर शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन स्थिति विशेष में वह विलोम से शादी कर लेती है। लेकिन उसका मन अब भी अगर किसी के प्रेम में खोया है तो कालिदास के प्रेम में ही खोई रहती है। ध्यान देने की बात है, अंबिका तख्त पर लेटी रहती है। अंबिका लगभग 2 वर्षों से बीमार चल रही है और उसके दवा वगैरह की विशेष व्यवस्था, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसको पीसना कूटना सब मल्लिका करती है। एक आदर्श पुत्री की भांति बड़ी सेवा करती है अपनी माँ की। उसी समय निक्षेप का प्रवेश होता है और अंबिका का हाल समाचार लेता है। अंबिका के दुख को देखकर, बीमारी अवस्था को देखकर दुखी भी होता है और यह कहता है कि आज जो इस घर की परिस्थिति है, मल्लिका भी दुखी है और घर में कोई रौनक नहीं है। उसके लिए वह निक्षेप स्वयं को दोषी मानता है, क्योंकि कालिदास को उज्जैनी भेजने में निक्षेप की अहम भूमिका थी और यहाँ तक कि मल्लिका को भी तैयार किया उसने कि इसको वहाँ जाने दो, उसके जीवन का प्रश्न है, अपनी कलाओं को यानी लोकप्रिय बनाने में उसको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इस तरह से निक्षेप ने बहुत प्रयास किया था और आज वह मानता है कि अगर कालिदास नहीं गया होता तो मल्लिका और अंबिका के घर की ऐसी आर्थिक हालत नहीं होती, या जो मानसिक अवस्था से आज पूरा परिवार पीड़ित है। ध्यान देने की बात है, उसी समय निक्षेप यह सूचना देता है कि कालिदास जी ने वहां पर उज्जैनी में कई नाटक लिखे हैं और काफी लोकप्रिय हो गए हैं। राजा के बहुत चहेतक बन चुके हैं। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह यानी गुप्त वंश की राजकुमारी जो प्रियंग मंजरी है, उस प्रियंग मंजरी से कालिदास की शादी हो जाती है। ध्यान देने की बात है। और कालिदास जब अब शादी हो गया, विवाह हो गया उनका प्रियंग मंजरी के साथ में, तो उनके 2 विशेष कलाकार उनके साथ जो रहा करते थे, राजघराने से संबंधित थे, वह 2 कलाकार नागरी जो हैं वे आते हैं इनके घर पर, यानी अंबिका और मल्लिका के घर पर आते हैं। उस घर के संदर्भ में जानकारियां लेते हैं। रंगिनी और संगिनी का प्रवेश होता है। रंगड़ी नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक भी लिखती है तथा उसी केंद्र में मृदंग व वीणा वादन भी सीखती है तथा गीत लिखती है। ये दोनों यहाँ की सभी वस्तुओं से विशेष प्रेम करती हैं। मतलब जब वे दोनों कालिदास के जहाँ पर
युवावस्था में समय बीता है, उसका प्रेम का जो स्थान था, यानी उसकी वो प्रेमिका मल्लिका से बहुत सी सारी जानकारियां लेती हैं और वहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से विशेष प्रेम करती हैं वे दोनों। और इसके बाद में मल्लिका से कुछ जानकारियां भी लेती हैं, प्रश्न करती हैं, प्रश्नों के उत्तर से कुछ में संतुष्ट होती हैं, कुछ में संतुष्ट नहीं भी होती हैं। इसके बाद वापस चली जाती हैं। इसके बाद कुछ समय बीतता है, बड़े जो राजकीय कर्मचारी थे अनुस्वार और अनुनासिक का मल्लिका के घर पर प्रवेश होता है तथा कालिदास के अनुचर के रूप में अपना परिचय बताते हैं और दोनों ही अनुनासिक और जितने भी थे वे दोनों बड़े ही विद्वान हैं, यानी बहुत सी वस्तुएं जो वहाँ की वस्तुएं हैं लगाव है, उससे उन वस्तुओं से काफ़ी लगाव हो जाता है। ये दोनों कुछ जानकारियां लेकर कि यहाँ पर कालिदास जी ने किस तरह से समय बिताए और उससे संबंधित जानकारियों को लेने के बाद में ये दोनों भी वापस चले जाते हैं और ये दोनों अनुचर रहते हैं कालिदास के। इसलिए ये दोनों का विशेष लगाव यह था कि कम से कम अंबिका और मल्लिका अच्छा जीवन जिए, जो भौतिक सुख की जो प्राइमरी जो चीजें हैं उनको प्राप्त हो। इसके बाद वे दोनों भी वापस चले जाते हैं और उधर प्रेम मंजूरी जो थी वह राजकुमारी थी और उसका विवाह कालिदास के साथ संपन्न हो चुका है। बराबर कालिदास ने जो नाटक लिखे, चाहे मेघदूतम हो, ऋतुसंहारम हो, इन सभी नाटकों में कहीं न कहीं जो मुख्य नायिका थी उसके जीवन के जो प्राकृतिक जो भाव थे कहीं न कहीं उस मल्लिका से सीधा संबंधित थे। इसलिए प्रेम मंजूरी भी मल्लिका को सम्मान करती है कि आखिर धन्य होगी वो नायिका या कालिदास जिस स्थान पर अपना समय बिताए होंगे वह ग्राम प्रदेश वो धन्य होगा। इसलिए वहां पर वो आती है और अंबिका और मल्लिका से बातें करती हैं। ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह है वह कालिदास के हर प्राकृतिक सौंदर्य या चाहे उनकी जो जहाँ जहाँ वे समय बिताए थे, होता है ना प्रेम जिससे होता है उस व्यक्ति के स्थान, उसके चाव या उसका जो जहाँ पर वो समय बिताता है उन सभी से उसकी प्रेमिका का भी या उसकी पत्नी का भी प्रेम होना या स्वाभाविक है। तो प्रियंक मंजूरी वह मल्लिका के घर को विशेष प्रेम भाव से देखती है। कालिदास का कुछ समय यहाँ कटा है और इस बात को देख करके वो आश्चर्य व्यक्त करती है कि उसके पास यानी मल्लिका के पास कुछ किताबें थी। कालिदास ने जो रचना करते थे, नई नई पुस्तकें जो प्रकाशित होती थी, उन किताबों को प्रकाशित होने के बाद सबसे पहले का कोई पढ़ता था तो वो मल्लिका पढ़ती थी। मल्लिका को पढ़ने के बाद बड़ी खुशी होती थी, मानो कालिदास यानी उनकी किताबें उनके पास थी मल्लिका के पास, तो उसको ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कालिदास उसके पास में खड़े हो। इस आभास से बड़े चाव से किताबें पढ़ती थी और यह सब किताबें देख करके प्रेम मंजूरी को आश्चर्य व्यक्त होता है। कितना अपार प्रेम मल्लिका के हृदय में व्याप्त है कालिदास के प्रति। यही होता है प्रेम। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, लोभ नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई। मोहन राकेश जी ने बताया जिस प्रेम में स्वार्थ हो जाए, लोलुपता हो जाए, पाने की इच्छा पैदा हो जाए, उसे हम प्रेम नहीं कह सकते हैं। वाकई मल्लिका का कालिदास के प्रति आदर्श प्रेम था और
ऐसी स्थिति में प्रेम मंजूरी ने पूरा का पूरा प्रस्ताव रखती है, उस घर का पुनर्निर्माण करना चाहती है और भौतिक सुखों के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं को देने के लिए वो पूरा का पूरा प्रयास करती है। लेकिन मल्लिका इन सब सारे भौतिक सुखों को अस्वीकार कर देती है, यहाँ तक कि जो झोपड़ी और घर का जो पुनर्निर्माण करना था उसको भी अस्वीकार कर देती है। ये होता है आदर्श प्रेम। उधर जबकि उसकी मां अंबिका जो थी, जो कि बीमार अवस्था से ग्रसित है, वह चाहती है कि कम से कम उसका घर बन जाता, जो भौतिक सुख की जो प्राइमरी जो चीजें हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वह मिल जाना चाहिए। लेकिन मल्लिका सारे सुखों को और यहाँ तक कि घर के पुनर्निर्माण को भी अस्वीकार कर देती है और इसके बाद प्रेम मंजूरी जो है वहाँ से चली जाती है। और इसी बात थोड़े जाने के बाद में विलोम का आगमन होता है। विलोम जो है मल्लिका और अंबिका को यह बताता है कि किस तरह से ग्राम प्रदेश में राज दरबार से कुछ कलाकार आए हुए हैं, वे विशेष चित्रों को, ग्राम प्रदेश के विशेष चित्रों को जगह जगह बना रहे हैं और चित्रों को खींच रहे हैं। चित्रों को एकत्रित करके मानो कालिदास की कुछ यादों को समेटकर वे सब उज्जैनी चले जाएंगे। कुछ हिरण शावकों को वे लेकर के वे उज्जैनी चले जाएंगे। ये सब सारी बातें जो विलोम है वह मल्लिका को और अंबिका को बताता है। लेकिन इसके बारे में वह यह भी बताता है कि कालिदास आने वाले थे, उनको आना चाहिए था। और यहाँ तक कि एक घोड़े की टापू की आवाज़ सुनाई देता है तो थोड़ी देर के लिए वो यह कहता है कि कहीं कालिदास का आगमन हो गया है। फिर घोड़े की टापू की आवाज़ दूर चली जाती है, तब वो कहता है कि नहीं, वो नहीं आएगा। कालिदास बड़ा स्वार्थी है, बड़ा लोलुप है, क्योंकि वह जाने के बाद एक बार भी नहीं आया। और उसके स्वार्थी और लोलुपता की जब बात करता है कि वह वहाँ पद पाकर और राजकीय सम्मान पाकर के सब कुछ भूल चुका है, इवन मल्लिका को भी भूल चुका है, ये सब बातों को सुन करके मल्लिका को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दुखी होती है बेचारी और बहुत रोती है। और अपने उस आंखों से जो आंसू की धारा प्रवाहित होती है, मानो उसी में खो जाती है बेचारी और बहुत दुखी होती है। और विलोम कहती है कि विलोम, तुम शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी आदर्श प्रेम क्या होगी, वो अपने आदर्श प्रेमी के जो गुण हैं या उसके जो अच्छाइयाँ हैं उसकी जगह पर उसके विरोध को कभी सहन नहीं कर सकती है। अगर उसके बारे में कोई शिकायत करता है, उस शिकायत को नहीं सहन कर सकती है। इस तरीके से यह आदर्श प्रेम को दिखाया गया है कि आदर्श प्रेम जीवन में किस प्रकार होना चाहिए। यानी कि यहाँ तक कि जीवन में हो सकता है कि आदर्श प्रेम किसी और के साथ हो सकता है, विवाह किसी और के साथ हो सकता है, मल्लिका का जीवन कुछ ऐसा ही है। तो इस प्रकार से आदर्श प्रेम को परिभाषित किया है यहाँ पर हमारे महामहिम मोहन राकेश जी ने। धन्यवाद प्यारे बच्चों।